हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, जिस्टाल्ट अप्रोच, रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल अप्रोच की। एग्जिस्टेंशियल अप्रोच होती क्या है और इसके व्यूज़ और रोल ऑफ काउंसलर, गोल, टेक्निक्स वगैरह। अब आप एग्जिस्टेंशियल से समझ जाओ कि इसके बारे में यहाँ पे ये एक ऐसी अप्रोच है जो ये नहीं कह रही है कि वो लोगों को ठीक करेगी, लेकिन वो ये कह रही है कि जो क्लाइंट होगा उसको हम हेल्प करेंगे टू रिफ्लेक्ट एंड सर्च द वैल्यू एंड द मीनिंग इन लाइफ। मतलब कि अगर आपके पास में वैल्यूज़ हैं तो आपकी एक मीनिंगफुल लाइफ होगी, बट अगर आप अपनी वैल्यूज़ ही भूल जाते हो तो उस लाइफ को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये यूएस में इंट्रोड्यूस करा था बाय रोलो मेने, और ही बिलीव्ड कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम सिर्फ एक सब्जेक्टिव सेल्फ के रूप में ही उनको समझ सकते हैं, मतलब एज अ पर्सन। और अगर कोई दुनिया में आ गया है उसके बाद में लोग मोस्टली अपनी वैल्यूज़ वगैरह भूल जाते हैं, तो ऐसे में जीने का कोई सेंस नहीं है। और एक ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग वही है जो अपना एग्जिस्टेंशियल जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको बिना भूले एक मीनिंगफुल लाइफ कंस्ट्रक्ट कर पाता है। आज की रियलिटी में उसको उन्होंने बोला था कि एक ट्रू सेंस में ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद विक्टर फ्रैंकलिन ने बोला था, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, उन्होंने बोला था कि द प्राइमरी मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज द विल टू मीनिंग। मतलब अगर आपकी लाइफ में आपका कोई पर्पस नहीं है या फिर आपको यही नहीं पता है कि मतलब मैं किस लिए आया हूँ, जैसे कि कुछ लोगों को इनिशियली पता लग जाता है कि वो किसी चीज़ में अच्छे हैं, बट कुछ लोगों को एंड तक नहीं पता लग पाता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, तो वो इधर इधर उधर जॉब स्विच करते रहते हैं या फिर एकदम ही छोड़ के बैठ जाते हैं, सबकी नहीं समझ आ रहा है कि हमारा पर्पस क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अकॉर्डिंग टू दैम ह्यूमन बींग्स फॉर्म देयर लाइव्स बाय द चॉइसेस दे मेक। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, 10th में आपने नॉन मेडली, मेडली, आर्ट्स ली, कॉमर्स ली, उसके बाद आपने 12th के बाद में कौन सा बीटेक करा, बीएलएड करा, उसके बाद मास्टर्स किस में करी, ये सब आपके डिसीजंस होते हैं कि। और मोस्टली सारे लोग यही कहते हैं कि भाई यार काश मेरे उतने मार्क्स आ रखे होते तो मैंने वो चूज़ कर ली होती स्ट्रीम और आज मैं यहाँ पे होता। तो ये सारे आपके चॉइसेस ही हैं। फोकस इज ऑन फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्शंस आर बेस्ड ऑन द चॉइस। बट ऑफ कोर्स जो भी आप डिसाइड करोगे उसके ऊपर आपकी चॉइसेस बेस्ड होंगे और उसी से आपके जो एक्शंस हैं वो पता लगेंगे। फ्रैंकल ने 1962 में कहा कि वी कैन डिस्कवर मीनिंग ऑफ लाइफ इन 3 वेज। हम 3 तरीके से डिस्कवरी कर सकते हैं। पहला है बाय डूइंग अ डीड, कोई भी काम करके, बाय अचीविंग और अकॉम्प्लिशिंग समथिंग। सेकेंड इज बाय एक्सपीरियंसिंग अ वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ नेचर, कल्चर और लव। और थर्ड है बाय सफरिंग, बाय फाइंडिंग अ प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स अनऑल्टरेबल फेट। डीड, वैल्यू और सफर, ये 3 उन्होंने बताए। DVS 3 उन्होंने बताए थे जिससे आप डिस्कवर कर सकते हो जो लाइफ के मीनिंग है इन 3 तरीकों से। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में रोल ऑफ काउंसलर क्या होगा। रोल ऑफ काउंसलर होगा टू हेल्प द क्लाइंट टू अचीव एंड एक्सपेंड सेल्फ अवेयरनेस। अब क्योंकि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है तो इसमें इंसान अपना रास्ता भूल जाता है या मतलब भूल जाता है कि वो क्या करने आया है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मुझे किसी को ना मेरे से फर्क पड़ रहा है ना मुझे किसी से फर्क पड़ रहा है, कोई मेरे पास आ नहीं रहा है। तो एक तरह से वो अपने उससे ऑफ हो रखे होते हैं अपने ट्रैक से। तो एज इसमें रोल ऑफ काउंसलर ये होगा कि वो क्लाइंट को हेल्प करे अचीव करने के लिए उसके खुद के बारे में। और एक बार ही अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद जो क्लाइंट है ही कैन लर्न मोर वेज ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक बार अपने बारे में पता लग जाता है तो उसके बाद आपको पता होता है कि आपकी कहाँ कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रॉब्लम होती है और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट इन चूजिंग राइट पाथ। एग्जैक्टली जब आपको एक बार प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को आपको टैकल कैसे करना है वो भी पता लग जाएगा। टू वर्क अलोंगसाइड हिम इन एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर वैल्यूज एजम्पशंस। एज अ काउंसलर एक बारी अगर क्लाइंट को पता लग जाता है कि आप उनको बता देते हो कि ये आपकी प्रॉब्लम है और इसमें आपको ये आपको गोल्स अचीव करने होंगे, तो उसके बाद में आप उनके साथ में काम कर सकते हो उनको गोल्स अचीव करने के लिए। लास्ट इज काउंसलर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ हिज ओन बायसेस एंड प्रेजुडाइसिस। काउंसलर एज अ काउंसलर हमको बायस नहीं होना होता है और ऐसा भी नहीं होना होता है कि हम उसके लिए कुछ
लाइन क्रॉस करके फील करे, हमें अपने दायरे में रह के उनको चीज़ें बतानी होती है। हम सिंपैथेटिक हो सकते हैं बट उससे ओवर नहीं हो सकते, और बायस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी आप बताओगे वो एज अ क्लाइंट ही अगले को बताओगे। नेक्स्ट इज गोल्स। इस थ्योरी का गोल है जो काउंसलर है वो हेल्प करेगा लोगों को टू बिकम मोर ट्रूथफुल और टू रिफ्लेक्ट अपॉन एंड अंडरस्टैंड देयर एग्जिस्टेंस, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है तो उसमें ऑफकोर्स उनको वही नहीं पता कि उनका मकसद क्या है लाइफ में, उनका मीनिंग क्या है लाइफ का, तो हमको उनको वही याद दिलाना है। सेल्फ अवेयरनेस, फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ एंजाइटी एंड फाइटिंग विद इट, ये सब उनको हमको बताना है कि भाई तुम्हारा ये मीनिंग है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है कि कोई भी आपके साथ नहीं दे रहा या फिर आपको ये नहीं पता आपको क्या करना है। उनके स्किल्स या टैलेंट्स या हॉबीज जो उनकी, हम उनको उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जो उनकी वही है रूट कॉज ऑफ एंजाइटी, और उससे लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। टू लिव मोर फुली इन एच मोमेंट। अगर एक बार ये सारी आपकी चीज़ें सही हो गई, अगर आप एंजाइटी से लड़ गए, तो उसके बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकते। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। वैसे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में ज़्यादा टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि इसको कंसिडर ही नहीं करा जाता कि इसमें बहुत ज़्यादा अपने टेक्निक्स लगा सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट की। और प्राइमरी टेक्निक इसकी यही होती है कि हम जो क्लाइंट है उसको समझने, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये टेक्निक ओरिएंटेड नहीं है तो इसकी टेक्निक तो आ ही नहीं सकती है। ठीक है, बट इसके बारे में आ सकता है क्योंकि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ रखी है, इसके गोल्स वगैरह ही आ पाएंगे मोस्टली। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरवेंशंस हैं इसकी, वो बेस्ड होती हैं फिलोसफिकल व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और आप कहीं से भी टेक्निक्स निकाल सकते हो। जो काउंसलर का काउंसलर सेल्फ इज द कोर ऑफ थेरेपी, जो काउंसलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितने अच्छे काउंसलर हो। अगर आप उसको ढंग से समझ पा रहे हो तो वहीं से आपको बात करते करते ही आप उससे, उसकी लाइफ से जुड़े उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, और द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल टेक्निक काउंसलर हैव इज द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। यस, अगर आपका उनसे रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपको अपनी सारी बातें बता पाएंगे और उसके बाद आप उन पे काम कर पाओगे। तो इसमें जो भी आपकी बेसिक टेक्निक्स आएंगी वो यही रहेगी कि आप जितना अच्छा क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे उतना अच्छा क्लाइंट आपको अपने बारे में बता पाएगा विदाउट बीइंग नॉन ट्रूथफुल। वो आपको सब सच बताएगा और क्लियर भी रहेगा आपके सामने। और जितना ज़्यादा अच्छा आपका क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा आप उसको समझ पाएंगे और उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी हो गई। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है जेस्टाल्ट अप्रोच। इसके बाद हम बात करते हैं 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टाल्ट थ्योरी। सबसे पहला है होलिस्टिक इंटरेस्ट इन होल पर्सन, एम्फेसाइजेस ऑन इंटीग्रेशन थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर बॉडी एंड ड्रीम्स। इसका मतलब ये है कि जो एक आपका क्लाइंट है उसका जो होलिस्टिक व्यू है, क्योंकि जेस्टाल्ट है तो हम होल पे बात कर रहे हैं, तो जो इंसान है एज अ होल उस पे जो उसके थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, बिहेवियर, उसकी बॉडी और उसका ड्रीम्स है, इन सबका इफेक्ट थोड़ा बहुत या कहीं ना कहीं एज अ होल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एज अ काउंसलर आपको इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उससे क्लाइंट से लेनी चाहिए। और नेक्स्ट इज field theory organism must be seen in its environment or its context as a part of a constantly changing field relational influx interrelated and in process। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्लाइंट है और उसका एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं एक दूसरे के हिसाब से। जो एनवायरनमेंट है वो इंडिविजुअल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको नहीं पसंद, तो आप काफ़ी इरिटेटेड रहते हो और वही चीज़ें आपको बार बार ही डिस्टर्ब करती हैं। बट अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, एनवायरनमेंट से मतलब जो आपके साथ में लोग वगैरह हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हो उसके आसपास जो आपका नेबरहुड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट वगैरह में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फिगर फॉर्मेशन प्रोसेस, हाउ इंडिविजुअल मोमेंट टू मोमेंट ऑर्गेनाइजेस एनवायरनमेंट। ये है आपका जो आपका बैकग्राउंड होगा वो अनडिफरेंशिएटेड फील्ड ऑफ ग्राउंड होगा। फिगर इमर्जिंग फोकस ऑफ अटेंशन और ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन, रिस्टोर इक्विलिब्रियम और कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड चेंज। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब अगर जो आपका एनवायरनमेंट है और जो
आप हो इंडिविजुअल, उनके बीच में बैलेंस है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है बट आप अच्छे नहीं हो तो आप एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हो, और आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और आप अच्छे हो तो एनवायरनमेंट की वजह से आपका जो बैलेंस है वो डिसइक्विलिब्रियम की ओर चला जाएगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम में हो तभी जो आपका ग्रोथ है और चेंज है वो पॉजिटिव होंगे, वरना नहीं होंगे और नेगेटिव होंगे, और जिसकी वजह से फिर आपको वही काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। 2 टेक्निक यूज़ करी इन्होंने, पहला है एक्सरसाइज और दूसरी है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला है जो रेडीमेड टेक्निक। रेडीमेड टेक्निक के अंदर आती हैं एनेक्टमेंट ऑफ फैंटेसीज, रोल प्लेइंग, साइको ड्रामा, ड्रीम वर्क, एम्प्टी चेयर, कन्फ्रंटेशन। और जो एक्सपेरिमेंट है, ये फर्स्ट की जो एक्सरसाइज के अंदर ये सारी आती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ये सारी आएंगी। एक्टिविटीज फॉर इंटरेक्शन नॉट प्लान्ड, और इसमें जो होती हैं ये रेडीमेड है, ये पहले से होती हैं, और ये इंटरेक्शन के लिए होती हैं, प्लान नहीं होती हैं, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज, मेकिंग द राउंड्स, रिवर्सल टेक्निक्स। क्या लिखा है ये मैंने, स्टेइंग विद द फीलिंग्स, एग्जैगरेशन एक्सरसाइज, इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज। ठीक है, ये अगर आपको इसमें दिखे ना तो ये पेज नंबर 46 पे है, आप वहां से बना लेना नोट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में हम यहाँ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी क्या कहती है। ये एल्बर्ट एलिस ने निकाली थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये CBT आपकी बुक 2 में आएगी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब कभी इसके गोल पूछ लेते हैं या कभी इसका टेक्निक्स वगैरह पूछ लेते हैं, कभी इसका जो वो एवर्सिव थ्योरी, एवर्जन थ्योरी करके उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन्होंने 1955 में थ्योरी निकाली थी। इस टेक्निक में ये अज्यूम किया जाता है कि जो कॉग्निशंस हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, इंटरेक्ट एंड हैव अ रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये थ्योरी ये अज्यूम करती है कि जो भी आपका कॉग्निशन है, मतलब आपका माइंड है, आपके जो इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह और आपका बिहेवियर है, वो आपस में इंटरेक्ट करता है और एक रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हम फील करेंगे, और एक ये हमको ये भी सिखाता है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो बेसिकली हमारे बिलीव्स की जड़ होते हैं, मतलब स्टेम टाइप होते हैं, और उसी की वजह से हम अपना जो इवैल्यूएशन है, इंटरप्रिटेशन है और रिएक्शंस हैं, किसी भी जब हमारी लाइफ की सिचुएशन होती है तो उस पर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है जिसमें जो क्लाइंट है वो ये आइडेंटिफाई करना सीखता है कि जो उसके इरेशनल बिलीव्स हैं, जो हमने खुद ही से बना रखे हैं, उसको हम कैसे रिप्लेस कर पाएं हमारे इफेक्टिव कॉग्निशन से और इफेक्टिव जो हमारी बिलीव्स हैं उनसे। ठीक है, तो इसका जो व्यू है वो ये है कि जो हम रैशनल और इरेशनल सोचने के लिए बॉर्न होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस आर सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ इवेल्युएटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग और टेंडेंसी टू इन्वेंट डिस्टर्बिंग बिलीव्स एंड कीप अवर सेल्फ डिस्टर्ब थ्रू अवर सेल्फ टॉक। जो बेसिकली जब आप कोई किसी को बोलते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो वो इसी की बात कर रहा है। ये रैशनल का मतलब ही यही होता है कि जो भी आपका सोच है वो आप कितना लॉजिकल लेके जा रहे हो। तो कभी कभी लॉजिक के चक्कर में आपकी ऐसी हो जाती है क्योंकि आप उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, और यहीं पे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ लोग अगर काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा बात करोगे किसी मतलब खुद सेल्फ टॉक करोगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब होगे अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। तो अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच रहे हो और ये उस पर आपको उतना नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, एंजाइटी में आ जाओगे, और आपको इंसोम्निया हो सकता है। और वही जैसे आपको रात को नींद नहीं आ रही है, अगर आप किसी एग्जाम हुआ उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो एज अ काउंसलर आपका क्या क्या रोल होगा। इंस्ट्रक्टर्स हु टीच एंड करेक्ट क्लाइंट्स कॉग्निशन, क्योंकि ये सारी दिमाग की बात होती है। आपका भ्रम होता है कि आपके साथ में कहीं इतना ज़्यादा उल्टा ना हो जाए, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि इससे आपको प्रॉब्लम हो जाए आगे। और मस्ट लिसन टू इलॉजिकल एंड फैमिली स्टेटमेंट्स, फॉल्टी स्टेटमेंट्स, चैलेंज देयर बिलीव्स। बेसिकली वही बात है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कभी
पेरेंट्स, बच्चों का तो साथ होता ही है, एग्जाम के से प्रॉब्लम होती है कभी, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ओवरली सेंसिटिव होते हैं बच्चों को लेके, और वो उन्हें कहीं पे भी घूमने जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि बस मेरा बच्चे ने गेट से बाहर कदम रखा और बच्चे की कोई ना कोई उसको टक्कर मार के चला जाएगा, या फिर कोई उसको उठा ले जाएगा, या फिर ये किडनैप हो जाएगा, कि मतलब सब उल्टे काम मेरी औलाद के साथ ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज कभी कभी ओवर पॉसेसिवनेस हो जाती है, और ज्यादा ही कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग करने के चक्कर में बच्चों को एकदम ही क्रॉस कर देते हैं कि आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और बट ऑफकोर्स जो बच्चा होगा वो एज अ टीनेजर सभी को बाहर निकलना पसंद होता है, और जब उसके दोस्त निकल रहे तो उसको भी यही होता है कि यार जब मेरे दोस्त निकल रहे तो मैं क्यों नहीं निकल सकता, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे में मान लो अगर आपके पास में कोई पेरेंट आता है, तो सबसे पहले तो उनका आपको ये बिलीफ ठीक करना होगा कि आपके बेटे के साथ में या बेटी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाहर जाते ही। आप ऐसा सोच क्यों रहे हो कि हर नेगेटिव काम उसी के साथ में हो सकता है। आप उसको ट्रेन कर सकते हो कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले अपना फोन, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है तो आप एक सर्कल काटो। अगर आप स्कूटी या कार में हो, अगर आप एक सर्कल काट रहे हो उसके बाद भी अगर वो आपके पीछे, इसका मतलब आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और सबसे पहले अपने जो आपका फोन है उसमें स्पीड डायल वगैरह में हमारा नंबर और पुलिस का नंबर वगैरह रखो, और मतलब आप उसको अपनी तरफ से ट्रेन कर सकते हो कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप उनसे लड़ो, ना कि आप, क्योंकि आप 24 घंटे पूरी लाइफ टाइम के लिए बच्चों को घर के अंदर नहीं रख सकते हो। ठीक है, और आपको एज अ काउंसलर उनके इलॉजिकल और फॉल्टी स्टेटमेंट्स भी सुनने पड़ेंगे, कि जैसे कुछ पेरेंट्स या कुछ जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो पूरा टाइम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में आपको पता है कि क्या क्या आता रहता है, मतलब सब उल्टा, सब बकवास, जिससे उनका दिमाग खराब होता है, फिर उसके बाद में बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। तो आप उनको इससे हटाकर आप उनको ये बोल सकते हो कि आपकी जो हॉबीज वगैरह है, मोस्टली जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उस टाइम तक काफ़ी ओल्ड एज में होते हैं और वो काफ़ी अकेला फील करते हैं, अटेंशन चाहिए होती है उनको, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें भी करते हैं। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि जो एज अ काउंसलर की जो उनकी हॉबीज़ है वो उनको फिर से शुरू करें, जैसे कि जो गार्डनिंग थेरेपी होती है, गार्डनिंग बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर उनको कोई मूवीज देखने का पसंद है, पुरानी मूवीज, तो आप उनके लिए वो रख सकते हो, उनके लिए आप जो उनके पुराने सॉन्ग्स हैं उनको आप एक पेन ड्राइव वगैरह में डाल के या फिर फोन में उनके डाल के उनको दे सकते हो। तो ये सब चीजें होती है, जिससे बेसिकली ये होता है कि आपका ये ध्यान एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर पाए, जो थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो। ठीक है, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर काउंसलर। काउंसलर शुड बी ब्राइट, नॉलेजेबल, एम्पैथेटिक, परसिस्टेंट और साइंटिफिक। ये वही बेसिक बातें जो एज अ काउंसलर आपको होनी चाहिए। इसके बाद में आपके गोल्स क्या होने चाहिए? गोल्स प्राइमरी आपके होने चाहिए, मोर रैशनल एंड प्रोडक्टिव लाइफ्स टू चेंज द वे क्लाइंट थिंक्स। वही जो क्लाइंट जो सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बनाना और थोड़ा और रैशनल लगाना। और उसके बाद में ABCDEF से आपके बन गए गोल्स। ए से है एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ द पर्सन, बी से है पर्सन्स बिलीफ, सी से कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशनल या बिहेवियर रिएक्शन, डी से है डिस्प्यूटिंग इंटरप्रिटेशन, ई से इफेक्टिव फिलॉसफी, एफ से न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, लास्ट में मतलब आते आते हमको जो पर्सन का पहले का बिलीफ है, जो उस जिसकी वजह से वो परेशान है, उसको हमको लास्ट में आते थे चेंज करके उसको नया सेट ऑफ फीलिंग्स देना है कि भाई तेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू गलत डायरेक्शन में सोच रहा है, तो ये सोचने की वजह तू ये सोचना कि इससे तेरे को फर्क, मतलब फायदा क्या क्या हो सकता है। तो लास्ट में हमको ये सब करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेक्निक्स की। टेक्निक्स क्या क्या हैं? तो 2 टेक्निक है, एक होती है टीचिंग से, दूसरा होता है डिस्प्यूटिंग से। टीचिंग के अंदर आती है आपकी क्लाइंट से लेके, सॉरी, काउंसलर टू क्लाइंट में एनाटॉमी ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, जो आपके पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी तो उसका जो रिजल्ट पड़ेगा वो थॉट्स पे पड़ेगा, अगर आपकी नेगेटिव होंगी उसका रिजल्ट भी आपके थॉट से पड़ेगा, तो इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी। और जो आपकी सेल्फ टॉक होगी क्लाइंट की, वो इसके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर आप अपने से पॉजिटिवली टॉक कर रहे हो तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे पॉजिटिव पड़ेगा, और अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आप पे नेगेटिव पड़ेगा। इसीलिए मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपने पे बिलीफ रखते हो और अगर आप हमेशा अपने आप से बोलते हो कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं ये काम कर लूंगा, तो उसकी वजह से जो आपका ओवरऑल बॉडी माइंड सेट है वो चेंज होता है, वो पॉजिटिव विटी की तरफ जाता है। बट अगर आप हमेशा डर डर के रहोगे कि यार मुझसे होगा नहीं, मैं तो सबसे वीक हूँ और मेरे से लोग काफी अच्छे हैं और सिर्फ वो मुझे ही क्यों चुनेंगे, तो उससे आपका खुद ही जो आपका माइंड सेट है वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। ठीक है, जो डिस्प्यूटिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉग्निटिव, इमेजिनल और बिहेवियरल। कॉग्निटिव के अंदर आता है यूज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग और
परसुएशन, ठीक है। इमेजिनल के अंदर आएगा क्लाइंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर। बिहेवियरल क्या आएगा, बिहेविंग इन अपोजिंग वे ऑफ क्लाइंट्स। वही मतलब दिमाग से और जो आपके फीलिंग्स वगैरह जो भी आप सेल्फ टॉक कर रहे हो उससे, और जो आपका बिहेवियर है, इन तीनों की वजह से इन तीनों को चेंज करके एज अ टेक्निक आप यूज कर सकते हो क्लाइंट को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की तरफ। दिस वाज गिवन बाय एंड एरिक बर्ने। एरिक बर्ने बिलीव कि जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं, मतलब कि आपका जो भी पहले का हो रखा होता है वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता रहता है, और उसी की वजह से एक हमारा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं। जो बिहेवियर है वो सबकॉन्शियसली हमको डिजाइंड है कि उससे हमको रिएक्शंस मिले, और उससे हमको ये पता लगता है कि जो अगला है वो हमारे बारे में क्या फील कर रहा है, मतलब हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी आपके दोस्तों के साथ में अलग होती है, पेरेंट्स के साथ में अलग होती है, ठीक है। और ये एक मेथड है टू डील विद द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, और हम इसको यूज कर सकते हैं टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर। अगर हमें ये समझ आ जाए कि जो बच्चा है वो किस बिहेवियर से को एक्सेप्ट कर रहा है और किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि जो बाकी हैं इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं बच्चों को डील करने के लिए। जो अगर हमें ये पता लग जाए कि जो बच्चे हैं वो किस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हम ज्यादा बेटर कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। और उनका ये कहना था कि थ्री स्टेट्स होते हैं माइंड के, और सभी ह्यूमंस में बेशक वो काफी बुढ़े ओल्ड हो जाएं, और उन स्टेट्स को वो ईगो स्टेट कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 4 लाइफ पोजीशंस होती हैं, जिसमें ये वही प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस वाली है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, यू आर ओके, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब उन्होंने ये बिलीव्ड कि मोस्ट पीपल गेट स्टक इन वन ईगो स्टेट। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मोस्टली एक ईगो स्टेट में ही अटक के रह जाते हैं और वो आगे जा ही नहीं पाते हैं, और मे बी ये अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से हो जाता है, और क्योंकि इसकी वजह से हम पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस थ्योरी का व्यू है ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी मानी गई है, और पीपल कैन चेंज डिस्पाइट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इन पास्ट। बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये नहीं कहा एक ईगो स्टेट से दूसरी ईगो स्टेट तक। अब वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे लोग उस चीज से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इनका व्यू ही यही है कि जो लोग हैं वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अपनी थिंकिंग को, डिस्पाइट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स इन पास्ट। मतलब कभी ना कभी वो मूव करना सीख ही जाते हैं, ठीक है। अब हम मेथड्स पढ़ते हैं। 4 मेथड हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, गेम एनालिसिस और स्क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है। इसको आप जीएसटी से याद रख लो, बस ऐसे इसमें 2 बार ही है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग विद इन पर्सन, किसी एक इंसान के साथ में क्या घट रहा है उसके बारे में समझना। ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता है। गेम एनालिसिस होता है ट्रांजैक्शंस दैट लीड टू बैड फीलिंग्स। ट्रांजैक्शन मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें किस चीज की वजह से जो आपकी फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसकी तरफ आप चेंज हुआ। और स्क्रिप्ट एनालिसिस होता है पर्सन्स लाइफ प्लान, मतलब एक इंसान का लाइफ एम क्या है, उसका प्लान क्या है, और वो क्या सोच के ये प्लान कर रहा है, मतलब किस फीलिंग पे वो अपना प्लान बेस्ड कर रहा है, ठीक है। तो एज ए काउंसलर आपका रोल क्या क्या होगा, आप इसमें एज ए टीचर ज्यादा प्ले करते हो अपना रोल, और हेयर एंड नाउ जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने पास्ट से डील करना चाहते हैं पर वो डील ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एज ए टीचर जब आप उनको गाइड करते हो तो आपको उनको ये नहीं मतलब उनको आपको ये हेल्प करनी है कि भाई जो पहले हो गया वो हो गया, अब की जो प्रॉब्लम है आपको पहले वो फेस करनी है, क्योंकि अगर आपने अभी पे अमल कर लिया तो जो पीछे की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको उतना मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में खुश रहोगे, ठीक है। प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, वही जो अभी मैंने बोला वही सब है। नेक्स्ट इज गोल्स क्या होते हैं। कुएं के मेंढक से आपको प्रिंस और प्रिंसेस बनाना है।
डेवलप एबिलिटी कम्युनिकेशन की, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे तो अपने प्रॉब्लम्स बेहतर बता पाएंगे, और अगर वो अपने अंदर नहीं रखेंगे और बाहर निकाल देंगे तो उनको थोड़ा बेटर फील होगा, और रिलेशनशिप्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये इनका गोल होता है। टेक्निक्स होती हैं ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरोगेशन, स्पेसिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन, एक्सप्लेनेशन, इलिस्ट्रेशन। अब हमारा लास्ट है, ये लास्ट ही है, यस ये लास्ट रियलिटी थेरेपी है। बस 2 थेरेपी और बची, फिर आपका लेसन 3 हो जाएगा। बिहेवियरल अप्रोच में ये भी इंपॉर्टेंट है, आती है। बिहेवियरल अप्रोच वैसे इजी है। बिहेवियर का मतलब होता है सीधा का सीधा जो भी आपका आप बिहेवियर दिखा रहे हो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारी जो प्राइमरी लर्निंग होती है, जो भी हम बिहेवियर एक्ट करते हैं, एक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारी प्राइमरी लर्निंग होती है। उनसे हम फिर एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस बिहेवियर की वजह से हमारे को पॉजिटिव स्टिमुलाई नहीं सॉरी पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, किसकी वजह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, वो हमारे एक्सपीरियंस में जाके अप्लाइड लर्निंग में होता है। और अप्लाइड लर्निंग के बाद में हम अनवांटेड बिहेवियर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब आप जैसे छोटे थे तो आपने प्रेस को हाथ लगाया, उसके बाद आपका हाथ जल गया, उसके बाद आपको ये समझ आ गया कि गर्म प्रेस पे हाथ नहीं लगाना, इसलिए आपने गर्म प्रेस पे हाथ लगाना छोड़ दिया। दिस थ्योरी इज इफेक्टिव फॉर बिहेवियर चेंज। जो भी आपके एडिक्शन, फोबियाज या एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें ये बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी क्या है, सबसे पहला है स्किनर की थ्योरी और पेवलॉक की थ्योरी इसमें है। अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह पढ़ रखा है तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलॉव ने दी थी, उन्होंने जो रैट और पिजन्स पे एक्सपेरिमेंट करा था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी, और इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा था। सोशल लर्निंग अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग में आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो सलाइवेशन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था एक, तो अगर आप जैसे डॉग के आगे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था कि एक केज के अंदर उन्होंने एक डॉग को रखा था और उसके बाद उसको फूड पैलेट रखा हुआ था साइड में। तो जैसे ही एक घंटी बजती थी तो उसमें खाना आता था और डॉग खाना खाना शुरू कर देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे घंटी बजती थी और बेशक फूड पैलेट उसके सामने होता भी नहीं था, पर जो डॉग था वो स्लाइवेट करने लग जाता था, उसकी लार आने लग जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद में मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशनिंग होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हो जाती है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप क्लास में हो, आपके 10 में से 8 आए, टीचर ने आपको शाबाशी दी, तो ये आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। मतलब आपको उस काम को करने के लिए और ज्यादा मतलब आप खुश रहोगे और रेडी रहोगे। ठीक है, और अगर आपके 10 में से 8 आए और आपको टीचर ने 2 लगा दिए और ये पूछा कि तेरे 2 नंबर कहाँ गए, तो आपको उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करता है। तो ये कंडीशनिंग ही होती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम किसी के बिहेवियर को कैसे शेप कर पाए, जिस डायरेक्शन में हमको उसको लेके जाना है। ठीक है, सोशल लर्निंग अप्रोच ये कहती है कि जो भी इंडिविजुअल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके बिहेवियर और उसके एनवायरनमेंट में, उनका आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कहती है कि जो भी आपका क्लाइंट की सेल्फ टॉक वगैरह है, उससे उसका बिहेवियर में चेंज हम ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव हो गया आपका सेल्फ टॉक मतलब माइंड, बिहेवियर समझिएगा तुम, और थेरेपी का मतलब वही हो गया। ये वही सीबीटी वाली बात है जो ये सेकेंड बुक में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। इनका ये कहना है कि जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सकता है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। बिहेवियर इज नाइदर गुड और नाइदर बैड, उसके क्योंकि जो उसके बाद जो उसका रिएक्शन होता है, रेसिप्रोकेशन, उससे फर्क पड़ता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। और जो हम बिहेवियर और नए बिहेवियर को भी लर्न करते हैं और उसमें हम अडेप्ट कैसे करें, ये सब हमारे बिहेवियर की क्वालिटी होती है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर के अंडर में है। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट है वो 3 तरीके की होती है। पहले ही होती है रेस्पोंडेंट लर्निंग, दूसरी होती है ऑपरेंट लर्निंग, और तीसरी होती है सोशल मॉडलिंग। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अ काउंसलर। क्या होगा, एज अ कंसल्टेंट, टीचर, एडवाइजर, फैसिलिटेटर। आप उनको हेल्प करोगे नया बिहेवियर लर्न करने में जो कि ज्यादा अडेप्टेबल है। और आप रिकंस्ट्रक्ट करने में उनको हेल्प करोगे उनका एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपका जो बिहेवियर है वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, और आप नया बिहेवियर या लर्न भी या नया बिहेवियर आप अपने आप ही अपने लाइफ स्टाइल में इंकलकेट करोगे, और फिर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिखेंगे।
तो इसका गोल होता है सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करो, उसके बाद उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखो कि किस तरीके का आपका बिहेवियर था, उसके बाद में आप एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करो और उसके बाद में बेस्ट मेथड फॉर द चेंज आप देख लो। ठीक है। इसकी जो टेक्निक्स हैं, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म सस्पेंड बनाया है, सस्पेंड, और उसके बाद में थोड़ी सी और टेक्निक्स हैं, आपको वो लिखनी होगी तो लिख लेना, इतनी भी लिख के आओगे तो बहुत है। सस्पेंड का आ गया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसका मतलब है ये टेक्निक तब यूज होती है अगर किसी को फोबिया वगैरह होता है। यूज ऑफ रेनफोर्सर्स, अगर आपको रेनफोर्सर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे चीज़ जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइप का बिहेवियर आपको चाहिए उसमें हेल्पफुल हो। जैसे कि अगर आपको बच्चों से काम करवाना है तो कुछ कुछ पेरेंट्स उनको पर काम 2-2 रुपए देना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को एक तो ये आएगा कि उनको मनी सेव कैसे करनी है, उनको मनी की वैल्यू पता लगी और साथ साथ काम भी होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट शेपिंग, ये सारे के सारे टेक्निक्स बिहेवियर मॉडिफाई या खत्म करने या फिर नया बिहेवियर डेवलप करने की है। ठीक है। शेपिंग के लिए भी वही है, जो भी आपका डिजायर्ड बिहेवियर है उसके लिए आप कैसे करोगे, किसी भी एक वही, जैसे अगर आपकी मम्मी आपको 2-2 रुपए देना शुरू कर रही है तो वो आप पे ये आदत डालना चाह रही होती है कि आप अपना काम खुद करना सीख जाओ, और कुछ बच्चे सीख भी जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पनिशमेंट, अगर आपको कोई अनडिजायर्ड बिहेवियर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको पनिश करते हो। एक्सटेंशन मतलब कोई भी किसी भी बिहेवियर को आपको रिमूव करना है। नेगेटिव का मतलब कोई भी अगर आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर आपको नहीं चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो भी आपका स्टिमुलाई रिलेटेड लर्न बिहेवियर, स्टिमुलाई मतलब कि जो भी आपके आसपास में आपको जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है उसके बेस पे जो भी आपका बिहेवियर है आपको वो हटाना है। ठीक है। ये आपकी बिहेवियर अप्रोच है। लास्ट हमारी अप्रोच है रियलिटी थेरेपी, फिर थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। रियलिटी थेरेपी विलियम ग्लासर ने बनाई थी। रियलिटी थेरेपी विलियम ग्लासर ने बनाई थी और ये थेरेपी हमको हेल्प करती है पीपल को टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स बाय सेल्फ इवेल्युएटिंग देयर बिहेवियर्स देन चूजिंग बेस्ट रिजल्ट। रियलिटी का मतलब वही हो गया कि आपके लाइफ में भी चल के आप उसको ढंग से देखो। बस आपको कभी कभी कोई एक इंसान चाहिए होता है आपको असलियत बताने के लिए, और आप अगर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर आपके आसपास में कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो अगर आप काउंसलर के पास जाओगे तो वो आपको इस थ्योरी से हेल्प करेंगे। इसकी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी क्लाइंट की, अगर ये यहाँ पे आता है, टू फील लव्ड और टू बी लव्ड और टू फील वर्दी। ठीक है। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बिलीफ होता है कि जो हाँ कॉन्शियस लेवल पे उस पर काम करेंगे। और हेल्थ और ग्रोथ फोर्स विद इन एवरीवन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ और ग्रोथ फोर्स विद इन एवरीवन, ताकि वो पॉजिटिव फील करें और एक कॉन्शियस लेवल पे वो काम करें। 4 प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं हमारी। मास्लोज रूल ऑफ हायरार्की में ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी है। बिलोंगिंग मतलब हम किसी से जुड़े हों, हमारे फ्रेंड्स फैमिली जो हमारा लव्ड वन है उससे। पावर, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्नाइजेशन, कंपटीशन, फ्रीडम, चॉइस, डिसीजन, फन, प्ले, लाफ, लर्न, ये सारी हमारी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं जो हमको हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। और जो हमारा बिहेवियर है उसका, ये बिहेवियर हमारा इन चारों चीज़ों का रिजल्ट होता है। जो हमारी एक्टिंग होती है, थिंकिंग होती है, फीलिंग होती है और फिजियोलॉजी होती है। इन चारों चीज़ों का जो हमारा क्रक्स होता है वो हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है। इसमें जो काउंसलर उसका रोल क्या होगा, अगर एज ए टीचर है तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे, मतलब एज ए टीचर का मतलब है कि आप थोड़ा ज़्यादा उनके लिए मोर देन अ काउंसलर, एज ए टीचर उनको गाइड करोगे और असिस्ट करोगे क्लाइंट को इन डीलिंग विद प्रेजेंट और टीच टू बिलीव इन मोर इफेक्टिव वे। जो भी आपकी काउंसलर होगा रोल, अगर आपके पास कोई रियलिटी थेरेपी के लिए आ रहा है तो आपको उनको बेसिकली यही बताना है कि जो आपका प्रेजेंट है उसमें आप ज़्यादा कुछ उखाड़ सकते हो रादर देन अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। और अगर आप अपना बिहेवियर सही रखोगे तो आप जिस चीज़ की तरफ आपका गोल है उसको अचीव कर सकते हो। इसमें इस थ्योरी का गोल होता है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग एंड रैशनल बनाना, लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि जो भी आपका काम कर रहे हो जो प्रेजेंट में करोगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो तो इसलिए उसको आप ढंग से करो। और व्हाट दे वांट इन लाइफ, उनको ये बताना है कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में ताकि वो उसी के हिसाब से एक्ट करें। गेट कनेक्टेड विद पीपल, लोगों से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करें और कम्युनिकेशन बेटर बना पाएं। टू बिहेव मोर इफेक्टिवली। ठीक है। जो इसमें टेक्निक्स है वो ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म है रिच और टेक। रोल प्लेइंग, इन्वॉल्वमेंट, कन्फ्रंटेशन, ह्यूमर, टीचिंग, एम्प्लॉइंग और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी की सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप उनको हेल्प कर सकते हो टू बिकम बेटर ह्यूमन, और उनका जो बिहेवियर है उसको सुधार सकते हो जिसकी वजह से उनको हेल्प हो अपने जो प्रेजेंट है उसको इम्प्रूव करने में। इसमें एक WDEP सिस्टम दिया है जिसको यूज़ करते हैं काउंसलर्स। W का मतलब है वांट्स, जो भी उनको चाहिए
वो उनको पता होना चाहिए, और डूइंग और डायरेक्शन जो उनको चाहिए उसकी वो डायरेक्शंस में जा रहे हैं और वही वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसको इवेलुएट करो और लास्ट में प्लान करो। प्लान के भी मिस्क हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म। का मतलब है अटेनेबल, मेजरेबल, इमीडिएट, सिंपल, कंट्रोल्ड। प्लानिंग में आपके 5 पार्ट आएंगे जिसके बेस पे आप जो भी आपका जो प्लान कर रखा है आपने गोल उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। और ये 8 स्टेप्स में अचीव होगा। सबसे पहले आप रिलेशनशिप बनाओगे क्लाइंट के साथ में, उसके बाद उसके बिहेवियर पे फोकस करोगे, उसके बाद क्लाइंट को बोलोगे कि आप अपना बिहेवियर खुद इवेल्युएट करो और आप ये बताओ कि आपको क्या समझ आ रहा है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। और अगर आपको ये समझ आ गया और क्लाइंट नहीं वो कर पा रहा है कि मतलब उसका प्लान बन गया है कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो उसके लिए प्लान बनाओ कि वो इस चीज़ को चेंज कैसे करेगा, कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है। उसके बाद में उसको एक कमिटमेंट दो कि यहाँ पे या तो आप उससे एक कार्ड में लिखवा सकते हो कि साइन करके कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कि यहाँ तक आप कोशिश करोगे, और उसके बाद उसको प्लान को आप रिवाइज करवाओ कि आपको चेंज होना ही होना है। और उसके बाद में अगर वो नहीं हो पाता तो उसको पनिश करने की जरूरत नहीं है और उसको आप नेवर गिव अप। जो ये 8 स्टेप्स है ना, वैसे हर थ्योरी के नीचे चल जाएंगे अगर आप कुछ भी भूल जाते हो ना, क्योंकि ये काफ़ी सीधे सीधे है। मतलब जैसे टाइम टेबल बनाना होता है ना, उसकी तरह ही है कि आपको पहले देखना है कि रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ में, उसके बाद में उसको प्रॉब्लम पूछो, फिर उसके गोल सेट करो, फिर उसको प्लान दो, फिर लास्ट में उसको वही एक बार रिमाइंड करा दो और उसके बाद उसको पनिश मत करो, नेवर गिव अप, और लास्ट में फॉलोअप्स वगैरह। तो 3rd चैप्टर कंप्लीट।